अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुझे सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह से दुआ करूँ कि इस रमज़ान के सदके ये जो बर्बाद दुनिया आई है ये हमसे उठा ली जाए। सब बच्चे, आज हमारा जो चैप्टर है इसको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं बच्चे? नाम से जाहिर है कि बच्चे वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस ये नहीं होता कि हम प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, तो वो क्या चीजें हो सकती हैं बच्चे? वो ऐसे अदारे हैं जो कि किसी कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए होंगे, या आपसे जो ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी एक्टिविटीज हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, तो वो कुछ या आपकी कंपनीज हैं या आपकी सोसाइटीज हैं। ये सोसाइटीज जो हैं ये मिलकर ये कंपनीज वो इस तरह के लोग ही बनाते हैं, या क्लब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं। ये चीजें जो हैं बच्चे, जिनको थ्रू मेंबर्स जो है वो सब्सक्रिप्शन मिलती रहती है और उनकी इन्वेस्टमेंट चलती रहती है, जिससे वो म्यूचुअली क्या करते हैं कि बेनिफिट से एंटरटेन करते हैं। ठीक है बच्चे, तो या कि वेलफेयर का बहुत कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये जितने भी इस तरह के अदारे हैं जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, इनका पर्पस, मैं प्राइवेट के सेक्टर की बात नहीं कर रहा। ठीक है बच्चे, इनका पर्पस क्या होता है? ये आपका इनका मकसद क्या है? लोगों का वेलफेयर है। हॉस्पिटल है जैसे जेम्स भुट्टो हॉस्पिटल है, आप जो यहाँ पर, तो क्या है, या कंटोनमेंट बोर्ड, वहाँ 10-20 रुपए की पर्ची है बच्चे। ठीक है, तो वो क्या है, उनकी इनकम का जरिया है। वो छोटी छोटी वो उस वो जो पर्ची का बेचते हैं वो ये नहीं, वो उसके कम से कम अखराजात की ये चीजें होती हैं। बाकी क्या वो इस पे चलता है? नहीं, वो गवर्नमेंट फंड्स के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, जो एनुअल ग्रांट उनको मिलती है उसके ऊपर चल रहा होता है। ठीक है बच्चे, ये मुखय्यर हजरात जो होते हैं जो इनको डोनेशन करते हैं, चैरिटी देते हैं बच्चे, ये उन चीजों के ऊपर चल रहे होते हैं ये अदारे। ठीक है बच्चे, तो ऐसे जो अदारे होते हैं इनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं। तो डेफिनेशन की तरफ अगर आए तो आपको मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर दोस विच डू नॉट बाय मैन्युफैक्चर। ना तो वो बाय करते हैं, खरीदते हैं, यानी कि ना वो मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड सेल गुड्स, ना ही वो चीजों को बेचते हैं। एंड हुज प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज, जिनका बुनियादी मकसद क्या है, क्या नहीं है। whose primary object is not earn profit, उनका काम ये नहीं है कि हम नफा कमाएं। their object is to do goods to the society, अच्छा करेंगे माशरे के अंदर थ्रू वेलफेयर एक्टिविटीज के जरिया से। इसमें कौन सी चीजें जी? ये देखें, ये जो क्लब्स हैं ये वो हैं जो हाई सोसाइटीज के मेंबर्स हैं उन्होंने बनाए। लाइक आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये बिजनेसमैन मिलकर कोई ऐसे एंटरटेनिंग इंस्टीट्यूट कायम करते हैं जिससे वो म्यूचुअली बेनिफिट हासिल करते हैं। तो ऐसे हो सकते हैं, या ऐसे अदारे जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट कायम कर दिए ताकि वो बेनिफिट हासिल कर सके, तो बच्चे उसके लोग मेंबर बनते हैं और वो चीजें होती हैं सारी। ठीक है, तो ये कॉलेजेस और हॉस्पिटल, ये तो बच्चे जो गवर्नमेंट के या आपके जो अदारे हैं, तो वो टोटली किसके ऊपर पल रहे हैं बच्चे? वो आपकी जो एनुअल ग्रांट्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से जिनको दी जाती हैं, या लाइब्रेरीज हैं जिनके अंदर बुक्स वगैरह होती हैं। ये जो लाइब्रेरीज हैं ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं उनके बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो ये इनका कमाई का जरिया नहीं होता, इनको ग्रांट्स के थ्रू ये चल रहे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सालाना तौर पे इनको पैसे मिलते हैं, इनका बजट जो इन्होंने दिया होता है उसके मुताबिक है ये ग्रांट इनके पास आती है। ठीक है बच्चे, चलें, काफी डिस्कशन होगी। तो ये अदारे कौन से होते हैं? तो बच्चे अब बात ये आती है कि हमारे पास जो बाकी बिजनेस हैं जिनका पर्पस होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें बच्चे, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करते हैं? उस बाइंग सेलिंग ये प्रोसेस उनका जरूरी है। फिर उसके बाद वो सर्विसेज या गुड्स को बेचा करते हैं। फिर उनके पास
प्रॉपर थ्रू चैनल वो क्या बनाते हैं बच्चे, वो डबल एंट्री सिस्टम करते हैं जिसमें जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चे। तो क्या इन अदारों को भी जरूरत होती है ऐसे अकाउंट मेंटेन करने की, जिससे ये पता चलते कि नफा नुकसान तो है नहीं इन अदारों में, प्रॉफिट लॉस है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते। हाँ, इनके पास एक ये है कि इनके पास कैश रिसीट्स हैं और पेमेंट्स हैं, यानी कि कुछ इनकम आ रही होगी किसी न किसी तरीके से और इनके खर्चे हो रहेंगे, एक्सपेंसेस हो रहेंगे किसी न किसी, ये काम नॉर्मली हो रहा होगा। तो बच्चे जो आ रही हैं चीजें या ये अपने एसेट्स वगैरह इनको बनाने पड़ते हैं या डोनेट कर दिए जाते हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। तो उसमें तो थ्रू प्रॉपर चैनल जो जर्नल के साथ कहानी चलती है, अकाउंट बनते हैं और उनके लिए जरूरी है, कंपल्सरी है कि वो ये अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, ठीक है। उन्हें जर्नल, प्रॉपर जर्नल बनाने पड़ेंगे सारा कुछ, क्योंकि इनके गवर्नमेंट की तरफ से भी इनके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह की जिम्मेदारियां हैं। और बच्चे देख लें कि ये SCCP वगैरह या ये तमाम अदारे जो इनको रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं बच्चे, उनके लिए भी अकाउंट्स के जो बनाने की और उनका तरीकाकार जो है वो वजह कर दिया जाता है इनके लिए, ये उनके मुताबिक बनाते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम प्रॉपर चल रहा होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट वगैरह इनको बनाना जरूरी है प्रॉफिट के लिए। बट जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, ये ज्यादातर क्या कर रहे होते हैं, ये कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में यानी कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, उससे रिसीव पेमेंट अकाउंट बन जाता है। ये इनकम रिसीव पेमेंट क्या होता है, वही जो कैश आ रहा होता है उसकी समरी बना देते हैं, तो वो ठीक है। अब इसके जरा डिटेल में यहीं से शुरू करते हैं बात। ये देखें, ये आपका फर्स्ट जो है ना, ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, फर्स्ट वाला जो इसमें टर्म ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है कि बच्चे, आपकी जो कैश बुक होती है, कैश बुक में क्या हो रहा था, एक इफेक्ट रिकॉर्ड हो रहा था ना ट्रांजैक्शन का, जिसमें कैश आ रहा है, ये कैश जा रहा है। यानी कि आप कोई चीज परचेज करते हो तो कैश जाता है, तो कैश पेमेंट में डाल देते हो, परचेज का अकाउंट तो वहां पर नहीं आ रहा था ना। कैश बुक के अंदर एक इफेक्ट आ रहा था किसी ट्रांजैक्शन का, तो दूसरा जो इफेक्ट होता है वो जनरल बुक बना रहा होगा, लेजर बुक उसमें जा रहा होगा कि हमने ये परचेज किया, वो रिकॉर्ड अपने लिए। लेकिन जो कंसर्न है कि हमने जो देखना है कि अपने फाइनल अकाउंट्स के तरीका से कि ये कैसे करता है, तो बच्चे ये कोई उस तरीके से इसका टोटली चेंज होता है, डिफरेंट होता है कि ये कैश बुक से रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो कि समरी होती है। क्या होती है बच्चे, समरी होती है और किसकी, कैश बुक की समरी होती है बच्चे, ठीक है। ये समराइज फॉर्म होती है। मिसाल के तौर पे रिसीट, रिसीट का मतलब होता है रिसीव करना है, इन्होंने कैश लिया बच्चे, अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल इनको सब्सक्रिप्शन मिली है अगर साल में 20 दफा, तो कैश बुक में तो 20 दफा लिखा हुआ आया होगा, कैश बुक डेबिट हो रही होगी रिसीट साइड पे। बट रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्या हो रहा होगा, ये सब्सक्रिप्शन का एक हेड बना देगा और जितनी दफा रिसीव हुई है उसमें डाल देगा, यानी कि जो फैलाव होता है कैश बुक का उसको समराइज कर दिया जाता है। ये तो ये आपकी समझी होती है कैश बुक की बच्चे, ठीक है। अब दूसरी चीज है आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बच्चे। जैसे आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, जिसका पर्पस होता है कि आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल कर दे। तो इसी तरह यहाँ पर जो है नॉन प्रॉफिट के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, ये इनको फर्क बताता है कि आपके एक्सपेंसेस कितने और इनकम कितनी है। तो वहां पर तो ये होता था नॉन प्रॉफिट मेकिंग में कि आपका जब इनकम बढ़ जाती थी तो आपको प्रॉफिट हो जाता था, एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट की जगह पर जो वर्ड यूज होता है वो ये होता है सरप्लस। क्या यूज होता है, सरप्लस का वर्ड यूज होता है, ठीक है बच्चे। और लॉस के लिए, लॉस के लिए जो वर्ड यूज होता है यहाँ पर वो है डेफिसिट, ठीक है बच्चे। अब ये सरप्लस, सरप्लस का मतलब ये होता है बच्चे कि आपकी इनकम जो है वो आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये आपका क्या होता है, सरप्लस होता है बच्चे। और डेफिसिट क्या होता है कि आपके एक्सपेंस आपके इनकम से ज्यादा हो जाए। एक अदारा चलते ही चंदों पे, डोनेशन पे या फंड्स इनको मिलते हैं, उसके ऊपर जब उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, उसकी इनकम से ज्यादा कर बैठते हो, तो आप क्या करते हो, तो आप फिर डेफिसिट में चले जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट के अदारे डेफिसिट में जाया करते हैं।
ठीक है बच्चे, तो डेफिसिट की टर्म यूज होती है प्रॉफिट लॉस के लिए यहाँ पर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है सेम। बेसिकली यार को ये जो रसीद एंड पेमेंट अकाउंट है ना स्टार्ट में, ये जो रसीद एंड पेमेंट अकाउंट है बच्चे, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, जो रिसीव का मतलब होता है कैश रिसीव होना, जो कैश रिसीव हो रहा था इसका मतलब वो इनकम है ना, इनकम आपके इनकम है बच्चे। तो रिसीट को कहाँ पे आपने भेजना है, इनकम वाले कॉलम में, और पेमेंट को कहाँ पे भेजना है, एक्सपेंडिचर वाले। आप पेमेंट कब करते हो, जब आपके खर्चे हो रहे होते हैं बच्चे, तो एक्सपेंडिचर में पेमेंट जारी होती है। ये आपको सिंपल सा, इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह ऐसा नहीं है कि आपको पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। इसमें सिंपली आपने सिर्फ क्या करना है, अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को रेवेन्यू इनकम के साथ कंपेयर कर देना और डेफिसिट और सरप्लस निकाल लेना। अब ये रेवेन्यू का वर्ड क्या है बच्चे, बच्चे दो तरह के आपने चैप्टर पढ़े भी होंगे, वो कैपिटल रेवेन्यू पहले वाली क्लासेस में पार्ट 1 में था, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चे, वो जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर होती है ना, रेवेन्यू कौन से होते हैं, रेकरिंग एक्सपेंडिचर या इनकम्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस के ऊपर बार बार होने वाले होते हैं। ठीक है, जिनको बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। और कैपिटल कौन से होते हैं, जिनकी लाइफ भी एक तो ज्यादा होती है बच्चे, ठीक है, और वो बार बार नहीं होते, ठीक है, नॉन रेकरिंग होते हैं। ठीक है, तो वो आपके कैपिटल होते हैं। तो यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आती है। ठीक है बच्चे, तो ये होता है आपके पास रेवेन्यू का जो बात है। सरप्लस में आपको बच्चे पहले बता चुका कि सरप्लस क्या होता है। सरप्लस होता है बच्चे, सपोज करवा रहा हूँ बच्चे, ये होता प्रॉफिट नहीं है, लेकिन लाइक जैसे प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट इन ट्रेडिंग, सॉरी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चे, सेम एज प्रॉफिट इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वहां पर भी देखो बच्चे, ये अगर मैं आपको बताऊं तो एक साइड आपकी जो डेबिट साइड होती है ना, वो आपकी एक्सपेंस साइड होती है, जो क्रेडिट साइड होती है वो आपकी इनकम साइड होती है। हाँ, इसमें थोड़ी सी वो बैरिफिकेशन कर लेते हो कि डायरेक्ट वालों को उठा करके लो, नीचे ले लो आप इनडायरेक्ट वालों को। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपने एक्सपेंसेस सारे के सारे जो कि रेवेन्यू है वो लेने हैं और उनको कंपेयर करना है आपके रेवेन्यू इनकम के साथ। आपके पास या तो डेफिसिट आएगा या सरप्लस आएगा। अगर प्रॉफिट आता है यानी कि आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या होती है। तो यहाँ पर मैं यहाँ प्रॉफिट लिखने की बजाय मैं लिख देता हूँ कि एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चे, और डेफिसिट टोटली इसका उल्टा है, एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चे ये हो गया आपका डेफिसिट, समझ आ गया। उसके बाद होती है सब्सक्रिप्शन। बच्चे सब्सक्रिप्शन क्या होती है, जो इसके मेंबर होते हैं ना, मेंबर बन जाते हैं, वो एनुअली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, जब वो मेंबर बनते हैं। ठीक है, उसको हम, ये इनकम होती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की, और इनके रेवेन्यू इनकम होती है, इसको आप इनकम साइड पे ले लेते हो। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपके पास क्या चीज है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन। बच्चे ये जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन होती क्या है कि ये कि बंदा स्पेशल दे देता है कि लाइक खास पर्पस के लिए ये आपने ये बिल्डिंग के लिए है, या आपने जो अवार्ड देने हैं उनके लिए है। ठीक है बच्चे, ये सब्सक्रिप्शन वहां पर ले ली जाती है। और नॉर्मली तो इसको आप जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन है ना, इसको आप कंसीडर करते हो रेवेन्यू में। बट एज पर रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो स्पेसिफाई करते नहीं भाई आपने इसको फ्लॉ के अंदर लेकर जाना है, तो फ्लॉ के अंदर लेकर जाना है, तो इसको फिर आप वहां पर ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग और फंड और ये सब्सक्रिप्शन अगर हैवी अमाउंट है, तो इसको आप इसमें लेकर जाते हो कैपिटल के अंदर। उसके बाद बचे एडमिशन फी है। एडमिशन फी उसी तरह है जिसको आप एंट्री फी भी कहते हो। एडमिशन आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हो या जिम शिम में दाखिला लेते हो, तो आप क्या करते हो, स्टार्ट में एक एडमिशन फॉर्म के साथ फी जमा करवाते हैं ना, तो ये सेम टाइप उसी तरह। तो बच्चे ये आपके यहाँ पर कंसीडर की जाती है कौन सी, रेवेन्यू
इनकम कंसीडर की जाती है। ठीक है बच्चे, रेवेन्यू ये कैपिटल नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद लेगेसी क्या है? लेगेसी एक बंदा है जी, वो जाते जाते वसीयत कर जाता है कि ये मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है फलां दादी को देता हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी आती है ना इसके बाद, ये आपकी कैपिटल में आती है, क्योंकि ये एक कोई बिल्डिंग वगैरह कोई भी चीज डोनेट करता है तो उसको लेगेसी बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपके अदारे को मिल जाती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है उस बंदे की तरफ से। ठीक है बच्चे, जो वो वसीयत करके गया। लाइफ मेंबरशिप फी बचे, ये लमसम अमाउंट होती है कोई एक मेंबर के, मैं एक ही दफा सारी लमसम अपने सब्सक्रिप्शन पे करता हूँ तो लाइफ मेंबरशिप फी पे वो जमा कर देता है। तो नॉर्मली इसको बच्चे रेवेन्यू में ले लिया जाता है। हाँ, अगर अदारे को कोई अपनी एसओपीज है वो इसको करना चाहता है तो वो जनाब अली इसको कैपिटल में कन्वर्ट करवा सकता है। तो वो बताएगा, मेंशन करेगा जब इससे इसको कैपिटलाइज करना होगा। नॉर्मली इसको आप क्या लेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी को रेवेन्यू इनकम लेंगे बच्चे। ठीक है, उसके बाद डोनेशन है, डोनेशंस वगैरह ये आप देने ही नहीं है, ये सारी चीजें वसूल कर रहे हैं। ठीक है, डोनेशन आपको अगर को मिलता है, इसके अंदर भी बात याद रखें, जब डोनेशन के साथ स्पेसिफाई कर दिया जाए भाई ये फलां मकसद के लिए है, बिल्डिंग के लिए है या फलां काम के लिए है, तो उसको कैपिटल करना है, वो बताएगा। ठीक है, कि इसको कैपिटलाइज करें, नहीं तो बच्चे ये रेवेन्यू कंसीडर होगा। सिंपली नॉर्मली ये क्या कंसीडर होगा, रेवेन्यू आपकी इनकम कंसीडर होगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड पे आएगा। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम क्या होता है बच्चे? बच्चे ऑनरेरियम आप किसी लेक्चरर को, किसी आर्टिस्ट को बुलाते हो, कोई कॉन्सर्ट करवाते हो या लेक्चर दिलवाते हो, तो उसको ऑनर से वर्ड है ना ऑनरेरियम की मेजबानी में फिर आप उसको कुछ ना कुछ पे करते हो ना, तो वो ऑनरेरियम होता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या है बच्चे? देखें, जिस तरह आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में कैपिटल होता है ना, कैपिटल कैपिटल पढ़ा था ना हमने, उसी तरह यहाँ पर कैपिटल फंड होता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का तो पता ही है बच्चे, एक चीज को इस्तेमाल करते हो जितना उसको खींचते हो उतने वो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, उसकी वैल्यू को आप टाटा एक्सप्रेस बना देते हो, तो ये डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद सेल्स ऑफ एसेट। बच्चे सेल्स ऑफ एसेट क्या है? आप यहाँ पर याद रखिएगा नॉन प्रॉफिट की, जब आप सेल करते हो कोई एसेट, क्योंकि इसका काम सेल परचेज तो होता नहीं है, लेकिन ये कोई सेल करता है ना एसेट, तो बच्चे यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये रिकॉर्ड नहीं होता, याद रिकॉर्ड नहीं होता, ये कैपिटल फंड में जाना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट लॉस की सूरत के अंदर अगर आपको ये पता है कि ये एसेट इतने का था और आपको इतना नुकसान हो गया, वो लॉस लाजमी यहाँ पर आप रिकॉर्ड करें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उस लॉस को। लॉस ऑलवेज बी एक्सपेंस। ठीक है बच्चे, उसके बाद परचेज एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर को खरीदना बेचना, तो ये बच्चे क्या है? अच्छा, खरीदना तो समझ में आया, खरीदना न्यूज़पेपर वो खरीद दिया, ये जब न्यूज़पेपर खरीदते ही आपका राइटिंग एक्सपेंस है, यहीं पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट आपका जो और सेल ऑफ न्यूज़पेपर भी किस में आएगा? यहाँ इनकम के तौर पे आएगा, जो आप प्रतिशत में देते हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद परचेज एंड सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। परचेज एंड सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या है? आपका जो स्पोर्ट्स मटेरियल होता है ना, इसकी लाइफ में खास नहीं होती इतनी। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक प्राइस काम चलता है तो आपने जितने साल में इस्तेमाल किया उसको ले लेंगे, अगर डेप्रिसिएशन उसने दी हुई तो डेप्रिसिएशन ले लेंगे, बाकी जो है वो बैलेंस शीट में शो कर देंगे। आगे बात समझनी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी जो टर्म्स थी इसमें जो यूज होने वाले हैं, जो मैंने आपको कोशिश की बच्चे। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके अंदर याद रखें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पे आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस आएंगे, कौन से वाले? रेवेन्यू। ठीक है, और आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगी सारी की सारी इनकम आएंगी, कौन सी वाली बच्चे? रेवेन्यू। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिनको एडजस्ट करना पड़ता है। फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में तो आपने इनकम वन में देखा ही होगा बच्चे, जो कुछ चीजें होती हैं कि जो ट्रायल बैलेंस के नीचे फर्दर दी होती है उनको एडजस्ट करने कर लिया जाता है। इसको इसमें ऐसा इस तरह अलग से वो चक्कर तो नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इसमें भी सेपरेटली एक दी होती है, पेमेंट के साथ देती जाएगी। ठीक है, या साथ में जुड़ी हुई होती इंफॉर्मेशन होती है। तो आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि ये जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं ये इनकम और एक्सपेंस को लेकर के हो रही होती हैं ज्यादातर, मैक्सिमम कुछ हैं जो डिफरेंट, लेकिन मैक्सिमम यही हो रही होती है। ठीक है,
अब बच्चे एक्सपेंसेस दो किस्म के होते हैं, याद रखें, एक आपका प्रीपेड एक्सपेंस और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसी तरह ये देखिए एक्सपेंसेस कितने किस्म के हैं बच्चे, एक प्रीपेड एक्सपेंस और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। इसी तरह इनकम भी दो किस्म की, एक एडवांस इनकम और एक आउटस्टैंडिंग। अब बात ये कि ये होते क्या है बच्चे, वो एक्सपेंस प्रीपेड, वो खर्चे जो कि आपने एडवांस में पे कर दिए बट उससे अभी तक बेनिफिट नहीं लिया। एक घर का किराया एडवांस में दे दिया लेकिन अभी आप उसमें रहे नहीं है, वो बेनिफिट आपका उसमें स्टोर्ड है ना, मौजूद है। आपको एक माह के लिए अगर साल का दिया तो साल के लिए वो आपका हो गया। इसी तरह ये एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आप जो है एडवांस में पे कर देते हैं, एडवांस एक्सपेंस पे कर देते हैं, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस को बोला जाता है। तो बच्चे इसके अंदर बेनिफिट आपने अभी रिसीव करना है, आपने रिसीव नहीं किया, तो ये जब बेनिफिट आपने रिसीव करना है तो ये आपका रिसीवेबल है। और याद रखने आपके रिसीवेबल क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने देखना ये कि ये जो एक्सपेंस और इनकम है ना, ये एक्सपेंस के दो टाइप्स हैं, इसी तरह इनकम के दो टाइप्स हैं, दोनों मिलते जुलती हैं, ठीक है। हमने ये देखना है इन दोनों का इफेक्ट, यानी कि वहां क्रेडिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट होता था, तो यहाँ हमने बनाना होता है बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये वाला अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है ना, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और क्या बनाना होता है बच्चे, बैलेंस शीट बनानी होती है। ये आगे बात समझ। तो हमने देखना ये होता है कि ये जो एक्सपेंसेस के ये दो किस्में हैं, इसका क्या देखिए, हर एक का दो इफेक्ट हो रहे होते हैं, हर एक के दो इफेक्ट होते हैं। एक्सपेंस प्रीपेड है तो उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करेंगे और बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, ठीक है। आप एक्सपेंस प्रीपेड है तो मैंने अभी प्रीपेड एक्सपेंस वो जिसमें अभी बेनिफिट आपको रिसीव नहीं हुआ, पैसे आप पहले पे कर चुके हैं, तो बेनिफिट आपका रिसीवेबल है। रिसीवेबल ऑलवेज बी एसेट, इसको बैलेंस शीट में हमने एसेट कर दिया, एसेट कर दिया। तो बच्चे ये बेनिफिट अभी तो हम नहीं लेंगे, करंट ईयर से ताल्लुक नहीं रखता। जो चीज करंट ईयर से ताल्लुक नहीं रखती वो याद रखो लेस होगी, जो आपके मौजूदा साल से ताल्लुक रखती है सिर्फ वो ऐड होगी, बाकी अगली है या पिछला साल है तो वो सारी चीजें लेस होंगी। आपको कंसर्न्ड ईयर जो है वो करंट ईयर है, याद रखिए बच्चे, उससे रिलेटेड चीजें आपने इसमें ऐड करेंगे। तो प्रीपेड अगले फ्यूचर से ताल्लुक रखता है तो ये लेस हो रहा है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसी साल का है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, आपकी लायबिलिटी है, आपने पे करना है। इसका मतलब ये है कि बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जिसमें आप बेनिफिट ले चुके हैं, पेमेंट अभी तक नहीं की, कैश देना है। तो जब पैसे देने हैं पेमेंट करनी है तो वो आपकी लायबिलिटी हुई ना, तो बैलेंस शीट में जाकर लायबिलिटी बनना चाहिए इसको, और इनकम में क्या हो जाएगा ऐड, क्योंकि ये करंट ईयर का बच्चे इसी साल में आप बेनिफिट ले चुके हैं। अगर आपका पिछले किसी और साल का था तो इसको भी लेस हो जाना चाहिए था, ठीक है। आगे बात समझ। तो सिंपल इनवर्ड्स दो इसके अंदर चीजें मैं बता रहा हूँ बच्चे, एक ये कि आपने जितना भी डाटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ऐड लेस करना है वो करंट ईयर वाला होना चाहिए। करंट ईयर का होगा तो ऐड होगा, अगर किसी और अगले साल का या पिछले साल का तो उसको लेस कर दिया जाएगा। इसी तरह इनकम के लिए भी यही है, इस साल की है तो ऐड करो, नहीं है तो लेस कर दो, ठीक है। इनकम एडवांस, एडवांस में इनकम ले ली, इसका मतलब क्या हुआ, एडवांस में इनकम ले ली, सर्विसेज अभी पे करनी है, सर्विसेज क्या है पे करनी है, तो सर्विसेज क्या होगी पेएबल, पेएबल आपकी क्या होती है लायबिलिटी, बैलेंस शीट में जाकर लायबिलिटी बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम बच्चे क्या होती है कि आपने सर्विसेज दे दी और पैसे अभी तक नहीं दिए, पैसे अभी तक नहीं लिए, तो ये आपका रिसीवेबल हुआ। रिसीवेबल क्या होता है बैलेंस शीट में जाकर एसेट होता है ना बच्चे। आउटस्टैंडिंग का मतलब, और दूसरा अगर इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर अकाउंट पे देखें तो बच्चे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है यदि इस साल का करंट साल का आपने लेना है, और यहाँ पर एक्सपेंस की मद में आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है देना है। इसके लिए और वर्ड भी यूज कर सकता है, एरियर का वर्ड यूज कर सकता है, बकाया जाता है इस साल का है, ठीक है बच्चे। तो एडवांस और तो ये बच्चे मेन चीज है, इसको आपने लाजमी देखना है, ठीक है। आपको मैं वैसे एक बात बताऊं नॉर्मली कि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर आपका तैयार है ना तो आपका फाइनल अकाउंट भी तैयार हो जाता है, ठीक है। फाइनल अकाउंट भी तैयार हो जाता है इजीली, बैड डेट और डेप्रिसिएशन को केस को छोड़ करके ना,
उसके अलावा आपके सारे के सारे जो भी एक्सपेंस और इनकम एडजस्टमेंट विधि भी होते हैं, इस रूल के मुताबिक आप उनको सॉल्व कर लो, आपको आसानी से हो जाएंगे। तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, उसके लिए भी आप बेशक प्रिपेयर कर लें। ठीक है, इसको स्क्रीन रोक कर उतारें, इसको लिखें, आपको समझ आएगी इजीली इंशाल्लाह। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस और आउटस्टैंडिंग इनकम भी और एक्सपेंस भी है। तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे लेना है, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया बच्चे। ठीक है, इसके बाद बच्चे अब आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, वो जो स्टार्ट में बताया था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बच्चे इस तरह से होता है कि इसकी ये रिसीट साइड होती है यानी कि डेबिट साइड होती है, और पेमेंट साइड होती है यानी कि क्रेडिट साइड होती है। रिसीट में आपकी जितने भी आइटम रिसीव हो रहे हैं ना कैश जिसकी बदले, ठीक है, उसकी समरी बनाते हैं, यहाँ पर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन है, अगर 10 दफा आई है तो सब्सक्रिप्शन एक दफा होगा, लेकिन उनके अमाउंट का सम हो जाएगा और वह यहाँ पर पे आएगा। ठीक है, इस तरह एक्सपेंसेस जो बार बार हो रहे होंगे ना, तो उनका सम करके यहाँ पर लिया जाएगा। ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है बच्चे। इसके बाद आपको ये गिवन होता है, ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर जो पेपर में आता है। बट आपको बनाना क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। ठीक है बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाने के लिए देखो, एक डेबिट साइड है ये, और ये क्या है, क्रेडिट साइड है बच्चे। देखें, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट कब करते हैं, जब खर्चा हो रहा होता है। यानी कि यहाँ पर जो आइटम्स आ रही हैं पेमेंट वाली साइड पे, रिसीव पेमेंट अकाउंट में, इनको हमने उठा करके लिखना है एक्सपेंडिचर वाली साइड पे। और यहाँ जो रिसीप्ट में आइटम्स आ रहे हैं इनको लिखना है हमने इनकम वाली साइड पे। कौन से आइटम, बस फर्क ये करना होगा कि सिर्फ वो आइटम लेनी है जो कि रेवेन्यू कैपिटल को छोड़ देना, वो बैलेंस शीट में चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे, ये मैंने आपको जो ऊपर समझाया था ना एक स्टार्ट के अंदर, अभी इनकम एक्सपेंडिचर का ये जो एडवांस, देखिए मैंने एक्सपेंस के लिए प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसके लिए येलो कलर चूज किया हुआ है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ऑरेंज कलर। इसी तरह इनकम के लिए भी एडवांस है तो येलो है, और आउटस्टैंडिंग है तो ऑरेंज कलर है। अब आपको ये, इसको मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर देखें इसका वो जो इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी क्या आते हैं इस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में कैसे आएगा। अब इस अकाउंट में देखो वो चीजें तो हमने ले ली जो कि आपकी पेमेंट साइड पे थी। अब रेवेन्यू पेमेंट आइटम्स जो आपके रिसीव पेमेंट में पड़ी थी वो यहाँ पर ले ली आपने। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखिए इसके अंदर जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, ठीक है, इन्हीं के अंदर जिनसे मिलते होंगे उनमें ऐड करके लेकर के जाने हैं। इस तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होने हैं, लेस होने हैं। क्यों आउटस्टैंडिंग ऐड क्यों होने हैं, क्योंकि वो इस साल के करंट ईयर के, दैट्स व्हाई इनको ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस है, सैलरीज की बात करता है यहाँ पर। ठीक है, सैलरीज अगर उसने रिसीव पेमेंट में 1000 की दी हुई है और नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें कहता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो 500 की है, तो बच्चे जो 500 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो 1000 जो है उसमें ऐड करके फिर 1500 बाहर वाले कॉलम में भेजना है इस तरह से। इसी तरह प्रीपेड जो है उसको लेस करना है। इसी तरह बच्चे रेवेन्यू जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होंगे, जो एडवांस है वो लेस होंगे। तो ये इनकम का और ये एक्सपेंडिचर का दोनों का मैंने बताया। ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चे ये है आपके पास बैलेंस शीट। अच्छा ये देख लो, इसका टोटल करते होते हैं ना हम, इनकम और एक्सपेंस। अगर ये साइड बड़ी आ गई तो इधर भी लिखेंगे, इधर इधर आ जाएगा सरप्लस, ये फिर निकल आएगा आपके पास सरप्लस। अगर आपका एक्सपेंस साइड बड़ी होगी तो आपका क्या आएगा बच्चे, डेफिसिट। ठीक है, क्योंकि ये सरप्लस और ये जो डेफिसिट है ना बच्चे, ये जो सरप्लस और डेफिसिट है इसको हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना था। जैसे वहां पर प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, तो यहाँ कैपिटल फंड के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट आ गई बच्चे। इसके अंदर इस बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं। एसेट साइड के एसेट्स आगे जितने भी हैं वो उनको लिख देना है। और यहाँ पर क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बताया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में क्या करते हैं, एसेट साइड पे डालते हैं, और आउटस्टैंडिंग इनकम को भी एसेट साइड पे डालते हैं। और ये देखिए स्टार्ट में ये आपकी बैलेंस शीट मैंने बताई दी है। एक्सपेंस कौन सा वाला, प्रीपेड, एसेट साइड पे आ रहा है। और एडवांस सॉरी आउटस्टैंडिंग इनकम कौन सी साइड पे आ रही है, एसेट साइड पे। इन दो की मैंने एसेट पे लिया और इन दो को मैंने लायबिलिटी साइड पे लिया है, जो रह जाते हैं। ठीक है बच्चे, वजह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका क्यों, क्या एडवांस इनकम क्या है कि इसमें आपने सर्विसेज अभी पे करनी है तो लायबिलिटी होगी, क्योंकि पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है यानी कि आप एडवांस दे चुके हैं, पैसे भी करनी है तो ये आपकी लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर एसेट साइड पे इसलिए है बच्चे कि आप
पैसे पहले दे चुके हैं, सर्विसेज अभी तक आपने रिसीव करनी, आपके रिसीवेबल है तो एसेट है। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है बच्चे, कि आप उनको सर्विसेज दे चुके हैं, पैसे नहीं मिले अभी तक, तो पैसे लेने हैं, तो आपके लिए क्या है, एसेट साइड पे आ रहा है, एसेट है, रिसीवेबल है। ठीक है बच्चे, तो ये अकाउंट्स इसमें मेन बनते हैं। ठीक है, अब